नमस्कार, मैं डॉक्टर रामेश्वर प्रसाद ठाकुर, सहायक प्राध्यापक भूगोल, मदन लाल साहू शासकीय महाविद्यालय हरमरी कला, जिला बालोद, छत्तीसगढ़। आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग एमए ज्योग्राफी में के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रकोप के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। पर्यावरण शब्द फ्रेंच शब्द इन्वाइनर से इन्वायरमेंट बना है, जिसके लिए हिंदी भाषा में पर्यावरण शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण जो परिधन आवरण से मिलकर बना है, इसमें परि का अर्थ होता है निकट का या आसपास का, तथा आवरण का अर्थ होता है घिरा होना, अर्थात चारों ओर से घिरा हुआ या आसपास। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि पर्यावरण वह भौतिक परिवेश है जो जीव जगत को आवृत करता है तथा उसके विकास को प्रभावित करता है तथा स्वयं उनसे प्रभावित होता है। पर्यावरण पृथ्वी तल पर जीवों के विकास, संवर्धन एवं सुरक्षा हेतु ऐसी दशाएं उत्पन्न करता है जिनके बिना जीवन संभव नहीं है। अर्थात संसार के सभी जीव जंतु तथा वनस्पतियां जहाँ रहते हैं वह पर्यावरण है, तथा उसी पर्यावरण के गुण दोष के आधार पर जीव जंतु एवं वनस्पति प्रभावित होती है। यदि अनुकूल पर्यावरण है तो जीव जंतु एवं वनस्पति सकारात्मक तरीके से विकास करेंगे। यदि प्रतिकूल पर्यावरण है तो नकारात्मक ढंग से जीव जंतु एवं वनस्पति प्रभावित होगी। साथ ही जैसे पर्यावरण से जीव जगत प्रभावित होता है, उसी प्रकार से जीव जगत पर्यावरण को प्रभावित करता है। इस पर्यावरण में वह सब कुछ शामिल है जो जीव जगत को चारों ओर से घेरा हुआ है और प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर रहा है, जैसे वन के प्रकार, भूमि की बनावट, खनिज पदार्थ, सामाजिक मान्यताएं, धर्म, नैतिकता, भाषा, आदर्श, रीति रिवाज, परंपराएं, व्यवहार, तकनीकी साधनों का उपयोग आदि सभी जो जीवन को प्रभावित करता है। अर्थात प्राकृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं वैज्ञानिक दशाओं का योग ही पर्यावरण है तथा इनके योग से ही जीवन या जीवों का विकास संभव हो पाता है। हम लोग आगे देखते हैं प्रकोप किसे कहते हैं या प्रकोप की स्थिति कब उत्पन्न होती है, इसे समझने का प्रयास करते हैं। प्रकोप एक तरह का क्रिया या कार्य है। यह नुकसानदेह प्राकृतिक या मानवीय क्रिया है जिसके कारण मानव, जीव जंतु तथा वनस्पतियों को क्षति पहुंचती है। इस क्षति से मानव एवं जीव जंतु की सामान्य जीवनचर्या प्रभावित होती है। अर्थात प्रकोप प्राकृतिक तत्वों के अभिक्रिया से मानव क्रियाकलापों से उत्पन्न होता है। जब प्रकोप के रूप में कोई भी घटना या क्रिया मानव के समक्ष आता है तो इसे तत्काल रोक पाना कठिन होता है। जब इसे रोकना कठिन होता है तो यह आपदा का रूप ले लेती है। अधिकांश लोग प्रकोप एवं आपदा को एक ही क्रिया मानते हैं, जबकि प्रकोप के लिए अंग्रेजी में हैजार्ड और आपदा के लिए डिजास्टर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि संसार के किसी भी स्थान पर जीव जंतु एवं वनस्पतियों को प्रभावित करने वाली क्रिया होती है तो वह प्रकोप है, और यही क्रिया मानव बस्तियों अर्थात गांवों, कस्बों, नगरों में घटे तो आपदा है। इसी प्रकार यह क्रिया निर्जन क्षेत्रों में आए तो इसे हम सिर्फ चरम घटना कहेंगे। हाँ, लेकिन ये क्रिया कहीं पर भी हो, मानव, जीव जंतु या वनस्पति इनमें से किसी न किसी को प्रभावित जरूर करता है। अर्थात हम पर्यावरणीय प्रकोप उन क्रियाओं को कह सकते हैं जिस क्रिया से संसार के किसी भाग में पर्यावरण के तत्व में परिवर्तन होता हो, चाहे वह प्राकृतिक कारणों से हो या मानवीय क्रियाकलापों के कारण हो। पर्यावरणीय प्रकोप की उत्पत्ति के कारकों एवं उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर
दो भागों में विभाजित किया जाता है। प्रथम प्राकृतिक प्रकोप एवं दूसरा मानव जनित प्रकोप। आगे इस व्याख्यान में हम लोग इसके प्रथम भाग प्राकृतिक प्रकोप का अध्ययन करेंगे। आगे देखते हैं कि प्राकृतिक प्रकोप क्या है। प्राकृतिक प्रकोप का तात्पर्य स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल में असंतुलन होना है, अर्थात पृथ्वी के किसी भी भाग में हो, चाहे वह स्थल भाग में हो, जल के भाग में हो, वायु का भाग हो या जीव जगत का भाग हो, इनमें से किसी भी प्राकृतिक कारकों के द्वारा कोई भी घटना घटित हो और जिसके कारण वहाँ पर अचानक परिस्थितियों एवं स्थितियों में बदलाव आ जाए और उस बदलाव के परिणाम स्वरूप वहाँ के मानव, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के जीवन संकट में आ जाए, तो ऐसी क्रियाओं या घटना को हम प्राकृतिक प्रकोप कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी घटना जो प्राकृतिक कारणों से संसार के किसी भी भाग में घटित हो और जिससे मानव, जीव जंतु तथा वनस्पतियों में परिवर्तन होता हो, उस घटना को हम प्राकृतिक प्रकोप कह सकते हैं। प्राकृतिक प्रकोप को कारकों एवं उन क्रियाओं में लगने वाले बल के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। प्रथम वायुमंडलीय प्रकोप, जो बहिर्जात बल के कारण घटित होता है, जबकि दूसरा पार्थिव प्रकोप। पार्थिव प्रकोप की घटना अंतर्जात बलों के कारण घटित होता है। वायुमंडलीय प्रकोप के अंतर्गत प्रमुख रूप से चक्रवात एवं तूफान, बाढ़, सूखा, तड़ी झंझा, शीतलहर, ताप लहर को शामिल किया जाता है, जबकि पार्थिव प्रकोप में प्रमुख रूप से ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, भूस्खलन तथा सुनामी को शामिल किया जाता है। इनमें से भूकंप एवं भूस्खलन को मानव जनित प्रकोप भी माना जाता है। प्राकृतिक प्रकोप क्या है तथा उनके प्रकार के अध्ययन करने के बाद हम प्रत्येक प्रकोप का अलग अलग अध्ययन करेंगे। किसी भी प्रकोप के अध्ययन में पहले परिभाषा यह क्या है, किसे कहते हैं, यह उसका अवधारणा को बताया जाना चाहिए। फिर क्रमशः क्रिया के कारण, वितरण या प्रभावित होने वाला क्षेत्र, फिर क्या प्रभाव पड़ा एवं अंतिम में प्रकोप से बचने का उपाय या प्रबंधन के तरीके बताना चाहिए। तो हम सबसे पहले यहाँ ज्वालामुखी उद्गार का अध्ययन करेंगे। पार्थिव प्रकोप के अंतर्गत ज्वालामुखी उद्गार वह क्रिया है जिसमें भूपटल को तोड़कर भूगर्भ से लावा, गैस, वाष्प, धुआं एवं राख धरातल में आकर फैल जाता है। जिस मैग्मा में सिलिका की मात्रा कम होती है, वह मैग्मा अपेक्षाकृत अधिक तरल होता है और अधिक तरल होने के कारण दूर तक फैल जाता है। दूर तक फैलने के कारण यह अपेक्षाकृत अधिक नुकसान पहुंचाती है। कारण देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार के। ज्वालामुखी उद्गार का मुख्य कारण भूगर्भ के अंदर बेसाल्ट व ग्रेनाइट चट्टानों के पिघलने से मैग्मा उत्पत्ति होने से होता है। आंतरिक भागों में इस मैग्मा का तापमान 500 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। आंतरिक चट्टानों को गर्म करने में आंतरिक तापमान एवं दबाव के अलावा रेडियो सक्रिय तत्व यूरेनियम एवं थोरियम के विखंडन से प्राप्त ऊष्मा एवं ऊर्जा का भी योगदान होता है। इसके अलावा प्लेट विवर्तन की क्रिया से भी बेसाल्ट से मैग्मा उत्पन्न होता है। पृथ्वी के ठंडे होने की प्रक्रिया में बाह्य परतों का दबाव आंतरिक भागों में पड़ता है। इस दबाव से पृथ्वी के आंतरिक भागों में भी ऊष्मा बनी रहती है। मैग्मा के निर्माण से आंतरिक भागों में पाए जाने वाले चट्टानों में रासायनिक अभिक्रिया से हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, अमोनिया, क्लोराइड आदि गैसों की उत्पत्ति होती है। तापमान अधिक होने के कारण भूमिगत जल वाष्प में बदल जाता है। जल वाष्प गैस तथा मैग्मा अधिक तापमान के कारण फैलने लगती है, अर्थात उनके आयतन में वृद्धि होती है, जिसके कारण ये सभी उष्ण पदार्थों का कमजोर भूपटल या दरार के माध्यम से धरातली भाग में उद्भेदन होने लगता है, जिसे ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं।
वितरण देखते हैं। संसार में ज्वालामुखी का उद्गार मुख्यतः परिप्रशांत पेटी अर्थात प्रशांत महासागर के बाह्य किनारे वाले भागों में तथा मध्य महाद्वीपीय पेटी जिसमें भूमध्य सागर के चारों ओर स्थित देश एवं एशिया के मध्यवर्ती भागों में स्थित देश शामिल हैं। इसके अलावा मध्य अटलांटिक महासागर में भी ज्वालामुखी उद्भेदन होता है। ज्वालामुखी उद्गार से प्रभाव। ज्वालामुखी उद्गार से मैग्मा गैस एवं जलवाष्प धरातल में फैलकर मानव जीव जंतु एवं वनस्पति तथा अधिवासों एवं औद्योगिक क्षेत्रों आदि को क्षति पहुंचाती है। ज्वालामुखी उद्गार से सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो जाती है। जैसे चिली में 2011 में आए ज्वालामुखी से 2000 से अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो गई थी तथा कई करोड़ रुपये की संपत्तियों की हानि हुई थी। मार्टिनिका में आए ज्वालामुखी से निकले जहरीली गैस से 30,000 लोग मारे गए थे। 1902 में क्राकाटोआ में आए ज्वालामुखी से पूरा द्वीप ही नष्ट हो गया था। ज्वालामुखी उद्गार सागरों में होने से विशाल लहरें उत्पन्न होती है जो सागरीय तटीय भागों में जनधन की भारी हानि पहुंचाती है, जिसे सुनामी कहा जाता है। उपाय देखते हैं। ज्वालामुखी की उद्भेदन को रोक पाना असंभव कार्य है, परंतु उद्गार का पूर्वानुमान लगाकर प्रभावित क्षेत्र से मानव जीव जंतु को सुरक्षित क्षेत्र में पहुंचाया जाकर हानि होने से बचाया जा सकता है। इसके अलावा ज्वालामुखी क्षेत्र का मानचित्र तैयार कर वहां नियमित निरीक्षण करते रहना चाहिए। निरीक्षण में यदि किसी प्रकार का उद्गार के लक्षण दिखे तो उद्गार की अग्रिम चेतावनी दिया जाना चाहिए ताकि समय रहते लोग उद्गार क्षेत्र से दूर जा सके। परंतु उद्गार प्रारंभ हो जाए तो उद्गार की तीव्रता एवं उद्गार से निकलने वाले मैग्मा की मात्रा का आकलन कर क्षति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसके आधार पर राहत कार्य अति शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रकोप भूकंप। पृथ्वी के धरातली भागों में अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों तथा कृत्रिम कारणों से होने वाला कंपन भूकंप कहलाता है। भूकंप की तीव्रता भूकंप लेखी या सिस्मोग्राफ में रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। कारण। भूकंप आने का मुख्य कारण ज्वालामुखी क्रिया, भूपटल के संकुचन होने से, प्लेटों की गतिशीलता होने से, वलन एवं भ्रंश क्रियाएं से तथा पृथ्वी के आंतरिक भागों में गैसों की वृद्धि होने से होता है। वितरण। विश्व के अधिकांश भूकंप प्रशांत महासागर के चारों ओर के तटवर्ती भागों में एवं मध्य अटलांटिक से लेकर पूर्वी अफ्रीका एवं ईस्टर द्वीप की पट्टी में तथा मध्य महाद्वीपीय पेटी में जो हिमालय से लेकर यूरोप के आल्प्स पर्वत तक फैला है। प्रभाव। भूकंप का प्रभाव सबसे अधिक गगनचुंबी भवनों में होता है क्योंकि इनकी नींव सीधे धरातल से जुड़ी होती है। इसके अलावा कारखानों, सड़कों, रेल मार्गों, पुलों, बांधों, जल पाइपलाइनों तथा विद्युत एवं संचार लाइनों को क्षति पहुंचाती है। भवनों के टूटकर गिरने से मानव एवं जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। सागरों में भूकंप आने से सुनामी लहरों से जन धन की हानि होती है। उपाय। भूकंप का पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्व में घटित भूकंपीय घटनाओं तथा रिमोट सेंसिंग विधि से बहुमुखी बनावट के जानकारी प्राप्त कर आंकड़ों के विश्लेषण से भूकंप क्षेत्रों का मानचित्र तैयार कर लेना चाहिए। मानचित्रों के द्वारा भूकंप क्षेत्र में जागरूकता फैलानी चाहिए ताकि लोग भूकंप क्षेत्र में अधिवासों का निर्माण नहीं करें। भवनों के निर्माण में भूकंप रोधी डिजाइन अपनाया जाना चाहिए। भवन निर्माण में अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री का इस्तेमाल करना चाहिए। गगनचुंबी भवन नहीं बनाना चाहिए। यदि भूकंप आ जाए तो सुरक्षित कैसे रहे इन सब का प्रचार किया जाना चाहिए। भूकंपीय क्षेत्रों में बांधों का निर्माण, वनों की कटाई तथा सघन कार्य प्रतिबंधित रहना चाहिए या प्रतिबंधित करना चाहिए। भूकंप से प्रभावित लोगों की मानसिक, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं को दूर करना चाहिए। अगला प्रकोप देखें भूस्खलन।
चट्टानों या मलबा का नीचे की ओर सामूहिक रूप से खिसकना भूस्खलन कहलाता है। यह मुख्यतः प्राकृतिक कारणों से होता है, कभी कभी मानवीय क्रियाकलापों के कारणों से भी घटित होता है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के कारण भूपटल की चट्टानें अत्यधिक कमजोर हो जाती है एवं उनकी आपसी पकड़ ढीली हो जाती है तथा चट्टान या मलबा के भार की तुलना में गुरुत्वाकर्षण बल अधिक हो जाता है तो चट्टान या मलबा नीचे की ओर खिसकने लगते हैं। भूस्खलन अधिकांशतः नवीन तथा वन विहीन पर्वतों एवं पहाड़ियों में घटित होता है। कारण देखते हैं। भूवैज्ञानिक कारणों से ढाल के आधार में कटाव होने से तथा चट्टानों या मलबा की आपसी पकड़ ढीली होने से भूस्खलन होता है। चट्टानों एवं मलबा के पकड़ को कमजोर करने में नदी, हिमानी तथा सागरीय अपरदन का योगदान होता है, क्योंकि अपरदन ढालों के आधार को काट देती है। अपक्षय की क्रिया भी चट्टानों के आपसी पकड़ को ढीला कर देती है। खनन, खाई, नहर में खुदाई एवं अपरदन के कारणों तथा सड़कों एवं रेल मार्गों में कंपनों से चट्टानें एवं मलबा में पकड़ कमजोर होने के कारण भूस्खलन भी होता है। इसके अलावा वर्षा के जल एवं हिम अपने साथ बहाते हुए चट्टान एवं मलबा को अपने साथ गिरा कर ले जाती है। इसी प्रकार भूमिगत जल एवं नहरों के जल भूमि के नीचे रिसते हुए चट्टान एवं मलबा के पकड़ को कमजोर कर देती है, जिससे भूस्खलन होने लगता है। अंतर्जात बलों में भूकंप एवं ज्वालामुखी के उद्भेदन से धरातली भागों में कंपन न होने से भूस्खलन होता है। इसके अलावा लोचदार चट्टानों के संपीड़न, मृदा एवं चट्टानों के मुलायम होने तथा इनके कणों में ढीलापन तथा पेड़ पौधों के जड़ें सूखने या सड़ने के कारणों से भी भूस्खलन की क्रिया होती है। वितरण। भारत में भूस्खलन की घटना हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में सबसे अधिक घटित होता है, जिसमें नैनीताल 1880, सिक्किम में 1968, 1973, 1975 तथा सतलुज क्षेत्रों में 2000 में आए भूस्खलन प्रमुख हैं। प्रभाव। भूस्खलन से वनों का विनाश होता है, सड़क एवं रेल मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाता है, नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, आवासीय क्षेत्रों में जनधन की हानि होती है। उपाय। भूस्खलन क्षेत्रों की पहचान कर उसका मानचित्रण किया जाना चाहिए तथा उससे ज्ञात प्रभावित क्षेत्र में भूमि उपयोग की योजना बनाई जानी चाहिए, जिसमें मानव अधिवास एवं निर्माण कार्य को प्रतिबंधित करना चाहिए। कमजोर चट्टान एवं पहाड़ी ढालों पर सड़क निर्माण नहीं करना चाहिए। क्षेत्र में पेड़ पौधों की कटाई पर रोक लगाकर वृक्षारोपण को बढ़ावा देना चाहिए। भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र में रोधक दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। इन क्षेत्रों में जल निकासी की सुविधा को बढ़ाया जाना चाहिए। अगला प्रकोप देखते हैं हम लोग। सुनामी। सुनामी शब्द जिसका तात्पर्य पत्तन लहर होता है। सु का मतलब पत्तन, नामी का मतलब लहर। अधिकांश सुनामी की उत्पत्ति भूकंपों से होने के कारण इसे भूकंपीय सागरी लहर भी कहते हैं। सुनामी अपने उत्पत्ति केंद्र से तेज गति से चारों ओर फैलती है। सामान्यतः गहरे सागरी भागों में सुनामी की ऊंचाई दिखाई नहीं देती, लेकिन सागरी तटों से गुजरती या टकराती है तो यह भयंकर विनाश करती है। सुनामी गहरे सागरों में 500 से 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, परंतु तटीय या छिछले भागों में इसकी गति कम हो जाती है। सुनामी लहरें की लंबाई गहरे सागर में 100 किलोमीटर तक भी हो सकती है तथा तटीय भाग में आते आते छोटी हो जाती है। सागरीय भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.0 से अधिक होता है तो सुनामी की तीव्रता भी अधिक होती है। गहरे सागर में सुनामी की ऊंचाई कम तथा तटीय भागों में ऊंचाई बढ़ जाती है। तटीय भागों में लहरों की ऊंचाई 25 मीटर से भी अधिक हो सकती है यह हो जाती है। कारण अभी देख रहे थे हम लोग।
शक्तिशाली भूकंप की घटना होने से सुनामी की उत्पत्ति होती है। अभिसारी विनाशी प्लेटों के टकराने से अपेक्षाकृत भारी प्लेट के अग्र किनारे का हल्का प्लेट नीचे क्षेपण हो जाता है, जिस कारण एक प्लेट का अचानक ऊपर की ओर क्षेपण हो जाता है, जिसके कारण बहुत बड़ी मात्रा में जल राशि ऊपर की ओर उड़ जाती है, जिससे सुनामी की उत्पत्ति होती है। सागरों में बृहद भूस्खलन से अचानक तेजी से जल ऊपर की ओर उड़ जाती है, जो सुनामी में बदल जाती है। ज्वालामुखी के अचानक उद्भेदन होने से भी जल गतिमान हो जाता है, जिससे सुनामी आ जाती है, यह सुनामी में बदल जाती है। वितरण। विश्व में सुनामी प्रभावित क्षेत्र भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्रों में ही स्थित है, क्योंकि सुनामी की उत्पत्ति का कारण भूकंप एवं ज्वालामुखी उद्गार ही प्रमुख है। प्रभाव। 26 दिसंबर 2004 में दक्षिण पूर्वी एशिया हिंद महासागर में आए सुनामी से 2 लाख से अधिक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी तथा लाखों लोग बेघर हो गए थे। इस सुनामी का केंद्र सिम्यूल द्वीप पर 9.3 परिमाण रिएक्टर स्केल था। हिंद महासागर के चारों ओर के लगभग 12 देश इससे प्रभावित हुए थे। अरबों रुपयों की संपत्ति नष्ट हो गई थी। सुनामी से समुद्र तटीय क्षेत्रों की संपत्तियां नष्ट हो जाती है। छोटे छोटे द्वीप तथा पुलिन की भौतिक स्थिति में परिवर्तन हो जाता है। कभी कभी द्वीप तथा पुलिन पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। सुनामी से सागरीय संसाधन भी नष्ट हो जाता है। उपाय। सुनामी उत्पत्ति भूकंप वाले क्षेत्रों को ज्ञात कर मानचित्र तैयार करना चाहिए, जिससे सुनामी आने की प्रति सचेत रह सके। समुद्र तटीय भागों में मानव बसावट एवं विकासात्मक संरचनाओं का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए। सुनामी लहरों से सुरक्षा देने के लिए प्राकृतिक अवरोध जैसे तटीय बालू का स्तूप, सागरीय पुलिन, प्रवाल आदि को सुरक्षित रखना चाहिए। इसके अलावा सुनामी पूर्वानुमान स्टेशन की स्थापना की जानी चाहिए, जहाँ से सागर में आने वाले भूकंप तथा उससे उत्पन्न होने वाली सुनामी लहरों को ट्रैक किया जा सके। सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे तटीय क्षेत्रों के लोगों को सुनामी आने के पूर्व ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सके तथा सुरक्षित स्थानों में पहुंचाने के लिए एक सुव्यवस्थित संसाधन निर्मित करके रखना चाहिए। सुनामी आपदा के पश्चात मलबे में दबे जीवित लोगों की खोज, बचाव, निकालने का कार्य अतिशीघ्र प्रारंभ करनी चाहिए। सुनामी आपदा से पीड़ित लोगों को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक सुधार के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने चाहिए। आगे हम लोग देखते हैं वायुमंडल प्रकोप। चक्रवात। चक्रवात अस्थिर पवनों का सर्किल या वृत्त होता है, जिसके केंद्र में निम्न वायुदाब होता है तथा उसके चारों ओर उच्च वायुदाब होता है, जो क्रमशः बढ़ते जाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रकोप या आपदा घटित होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं और विश्व के सभी क्षेत्र में विश्व के इसी क्षेत्र में सघन जनसंख्या निवास करती है। एक बार और देख लेते हैं हम लोग चक्रवात को। अधिकांश उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रकोप या आपदा घटित होता है, क्योंकि उष्णकटिबंधीय चक्रवात 30 डिग्री अक्षांशों 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य आते हैं और विश्व के इसी क्षेत्र में सघन जनसंख्या निवास करती है। चक्रवात उत्पत्ति क्षेत्र के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। प्रथम उष्णकटिबंधीय चक्रवात, द्वितीय शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय चक्रवात को तीव्रता के आधार पर 4 प्रकारों में बांटा गया है। प्रथम उष्णकटिबंधीय विक्षोभ। इस विक्षोभ में 1 या 2 समदाब रेखा से केंद्र घिरा होता है एवं हवाएं क्षीण गति से केंद्र की ओर प्रभावित होती है तथा यह चक्रवात मंद गति से आगे बढ़ता है। इसलिए यह चक्रवात में कम हानि
होती है या इससे कम हानि पहुंचती है। इसमें हल्की वर्षा हो जाती है। दूती उष्णकटिबंधीय अवदाब। छोटे आकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात को अवदाब कहते हैं। इसके अंदर वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इस प्रकार अवदाब मुख्य रूप से भारत एवं उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में गर्मी के समय उत्पन्न होते हैं। इससे भारी वर्षा होती है, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। तृतीय, उष्णकटिबंधीय तूफान। उष्णकटिबंधीय तूफान में न्यून दाब केंद्र में होता है तथा केंद्र समदाब रेखाओं से घिरा होता है। वायु केंद्र की ओर 40 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। ऐसे चक्रवात गर्मियों में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में निर्मित होते हैं। यह तेज तीव्रता एवं विनाशकारी होती है। चौथा देखते हैं हरिकेन तथा टाइफून। अधिक संख्याओं में समदाब रेखाओं से घिरा हुआ चक्रवात को संयुक्त राज्य अमेरिका में हरिकेन तथा चीन में टाइफून कहते हैं। हरिकेन में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलती है। यह विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ होता है तथा प्रचंड होता है। इसकी उत्पत्ति बहुत कम होती है, लेकिन इसकी उत्पत्ति से सागर जल भी तटीय भागों के अंदर आ जाता है, जिससे अधिवास तथा फसलों को हानि होता है। देखते हैं चक्रवात आने के कारण। दो अलग अलग प्रकृति की उष्ण एवं शीत वायु राशि आपस में मिलती है, लेकिन आपस में मिश्रित नहीं हो पाती है, जिससे वाताग्र का निर्माण होता है, जिसके फलस्वरूप न्यून दाब वाली उष्ण वायु के चारों ओर उच्च दाब वाली शीत वायु चक्कर लगाने लगती है, जिससे चक्रवात की उत्पत्ति होती है। वितरण देखते हैं। प्रमुख क्षेत्र: पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी द्वीप समूह, मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरिबियन सागर शामिल है। पश्चिमी उत्तरी प्रशांत महासागर, अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में। दक्षिणी हिंद महासागर, पश्चिमी दक्षिणी प्रशांत महासागर एवं ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, ये प्रमुख क्षेत्र हैं चक्रवात आने के प्रभाव। चक्रवात प्रभावित क्षेत्र में अपार जनधन की हानि होती है। भवन, सड़क एवं रेल मार्ग क्षतिग्रस्त हो जाती है। संचार तथा जल एवं विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है। खड़ी फसल तीव्र गति की हवाओं एवं तेज वर्षा से क्षतिग्रस्त हो जाती है। मकान एवं भवनों के क्षतिग्रस्त होने से मानव एवं जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है या घायल हो जाते हैं। 9 जून 1998 में गुजरात तट पर आए चक्रवात 200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाओं के साथ आकर 8 मीटर ऊंची सागरी लहरों के द्वारा गुजरात के तटीय भागों में तबाही मचा दिया था। लगभग 1000 लोग मारे गए थे और 1 अरब रुपये की अधिक की संपत्ति की क्षति हुई थी। इसी प्रकार 2013 में आए फेलिन चक्रवात ने आंध्र प्रदेश में तथा 2014 में आए हुदहुद ने उड़ीसा के तटीय भागों में भारी विनाश किया था। उपाय: चक्रवात आने की चेतावनी तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए, ताकि समय रहते लोगों को सतर्क किया जा सके। चक्रवात का पीछा कर चक्रवात की गति, दिशा एवं तीव्रता की जानकारी प्राप्त कर चक्रवात की प्रचंडता ज्ञात करना चाहिए तथा ज्ञात होने के बाद प्रभावित क्षेत्र में चेतावनी प्रसारित करना चाहिए। साथ ही चक्रवात के दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक करना चाहिए। चक्रवात आने के संभावित क्षेत्रों में मकानों एवं भवनों को अच्छी गुणवत्ता वाले सामग्रियों से निर्मित करना चाहिए। संचार, जल, विद्युत की आपूर्ति भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाकर करना चाहिए। चक्रवात आने की सूचना प्राप्त होते ही सुरक्षित स्थानों में चले जाना चाहिए। चक्रवात की समाप्ति के बाद अति शीघ्र बचाव कार्य प्रारंभ करना चाहिए, जिसमें प्रभावित लोगों को बाहर निकालना एवं उनको खाद्य पदार्थ तथा चिकित्सा सुविधा प्रदान करना प्राथमिकता में होना चाहिए। जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, उन्हें अस्थायी शिविर में ठहराना चाहिए
जल एवं बिजली की आपूर्ति ठीक करना चाहिए, संचार तंत्र को दुरुस्त करना चाहिए, कृषकों को फसलों के नष्ट होने एवं संपत्ति की क्षति तथा प्रभावित मछुआरों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए। अगला प्रकोप देखते हैं तड़ित झंझा। तड़ित झंझा का तात्पर्य बादल फटना या मेघ प्रस्फोट या अल्प वर्षा में अत्यधिक तीव्र बारिश से है। तड़ित झंझा का आकार वृत्ताकार नहीं होता है, वायु केंद्र से तीव्र गति से ऊपर उठती है। ये शक्तिशाली स्थानीय वायुमंडलीय तूफान होते हैं। तड़ित झंझा में शक्तिशाली गति ऊर्जा होती है। कभी कभी तड़ित झंझा आपस में मिलकर शक्तिशाली तूफान का निर्माण करते हैं। उष्णकटिबंधीय तड़ित झंझा में बिजली चमक, मेघ गर्जना तथा मूसलाधार वर्षा होती है, जबकि शीतोष्णकटिबंधीय तड़ित झंझा में बिजली चमक, मेघ गर्जना तथा मूसलाधार वर्षा के अलावा ओलापात एवं प्रचंड झंझावात भी आते हैं। वितरण। भारत में तड़ित झंझा की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल, उड़ीसा तथा झारखंड में अप्रैल मई के महीने में होती है। परिणाम या प्रभाव। तड़ित झंझा लघु आकार के होने के कारण सीमित क्षेत्र को प्रभावित करता है, लेकिन मूसलाधार बारिश होने के कारण प्रभावित क्षेत्र में आकस्मिक बाढ़ आ जाती है तथा गहराई वाले निचले भागों में जल ठहर जाता है। बाढ़ के कारण जनधन की हानि होती है। आकस्मिक बारिश से फसलों को नुकसान होता है। मृदा अपरदन एवं भूस्खलन की घटनाएं होती है। सड़कें एवं मकानें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ओलावृष्टि से सब्जी एवं फलों के फसल को नुकसान होता है। आकाशीय बिजली गिरने से मानव एवं जीव जंतु की मृत्यु हो जाती है। उपाय। तड़ित झंझा से बचाव का प्रमुख उपाय है कि तड़ित झंझा आने का पूर्वानुमान लगाना एवं निश्चित हो जाए कि तड़ित झंझा उत्पन्न हो सकता है तो उसकी चेतावनी का प्रचार प्रसार करना। पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्वानुमान यंत्र स्थापित करना चाहिए। चेतावनी का अतिशीघ्र प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि समय रहते लोग सतर्क हो जाए। तड़ित झंझा से मकानों एवं फसलों को क्षति होने से तथा आकाशीय बिजली से मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। अगला प्रकोप देखते हैं बाढ़। बाढ़ का तात्पर्य है कि स्थलीय भागों का जलमग्न या जल से भर जाना। बाढ़ की स्थिति में स्थलीय भाग कई दिनों तक जल से भरा रहता है। बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है तथा यह अतिवर्षा का परिणाम होती है। बाढ़ प्रकोप प्राकृतिक एवं मानव क्रियाकलापों के कारण होता है। कारण। नदियों के अफवाह बेसिन में अधिक समय तक तीव्र वर्षा होने से नदियों में जल की मात्रा बढ़ जाती है तथा नदियों के मार्ग तीव्र घुमावदार होने से जल तीव्रता से मुड़ने के बजाय अवरोधों को तोड़कर सीधे मार्ग में बहने लगती है, अर्थात नए मार्ग का निर्माण कर लेती है। इस नए मार्ग में आने वाली फसलें, मकाने आदि जल में डूब जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। नदियों की गहराई कम होने से तथा किनारे वाले क्षेत्र समतल भूभाग होने से अतिवर्षा होने के कारण नदी का जल समतल भूभागों में फैल जाता है। नदियों के जलधारा में अतिवर्षा या बांधों से जल छोड़े जाने से जल गति बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी के किनारे वाले प्राकृतिक अवरोधक बह जाते हैं, जिससे नदी का जल नदी मार्ग को छोड़कर बाहर बहने लगता है तथा जिस क्षेत्र में बहता है वहाँ की भूमि जलमग्न हो जाती है। नदियों एवं नालों के निकट वनों की कटाई से भूमि नग्न हो जाता है, जिसके कारण छोटी छोटी नालों के जल तुरंत प्रमुख नदियों में शीघ्र पहुँच जाता है, जिससे जल की मात्रा अचानक बढ़ जाती है, जिसके कारण मुख्य नदी में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वनों के विनाश से वर्षा के जल धरातली भागों में मृदा अपरदन करती है तथा अपरदित अवसाद को मुख्य नदी तक बहाकर ले जाकर वहां अवसादों का निक्षेपण करती है। इन अवसादों के निक्षेपण से नदी का जल धारण क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप अधिक वर्षा होने से
नदियों के किनारे के ऊपर से निकलकर जल फैल जाता है, जिससे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो जाती है। बाढ़ आने में नगरीकरण का भी योगदान होता है। नगरों में पक्के निर्माण से वर्षा जल धरातल के आंतरिक भागों में रिस नहीं पाता है, जिससे नगरों के नाली या बरसाती नालों में जल की मात्रा बढ़ जाती है तथा यह अतिशीघ्र नदियों में पहुंचकर जल की आयतन में वृद्धि कर देती है और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। नगरों में अपशिष्ट पदार्थों अर्थात कचरों या कचरा के नालों में फेंकने से जमाव के कारण तथा मार्ग में पुलियों के निर्माण से नदियों एवं नालों से जल बाहर बहने लगता है, जो क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। कभी कभी प्राकृतिक कारणों, भूकंप या भूस्खलन के कारणों से भी नदियों के मार्ग में अवरोधक आ जाने से नदी मार्ग बदल जाती है, जिससे आकस्मिक बाढ़ आ जाती है। कई बार भूकंप या ज्वालामुखी उद्गार के प्रभाव से भी झील या कृत्रिम बांध के दीवार टूट जाते हैं, जिससे आकस्मिक बाढ़ आ जाता है। वितरण: भारत में गंगा, ब्रह्मपुत्र, अपार बेसिन में सर्वाधिक बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। इसके अलावा मध्य एवं प्रायद्वीपीय भारत के नदियों तथा राजस्थान के मैदानी भागों के नदियों में भी बाढ़ आती है। प्रभाव: भारत में जितने भी आपदा घटित होते हैं उनमें से होने वाली क्षति का 63% भाग लगभग अकेले बाढ़ का होता है या बाढ़ से होती है। जनधन की बहुत हानि होती है। सड़क, रेल मार्ग, संचार एवं विद्युत सेवाएं क्षतिग्रस्त हो जाती है। खेतों में जल भर जाने से फसल बर्बाद हो जाता है। बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अधिक दिनों तक जल भराव की स्थिति में बस्तियों में बीमारियां फैलने लगती है। उपाय: वर्तमान में उपग्रह की सहायता से संभावित वर्षा की जानकारी मौसम विभाग से मिल जाती है तथा पूर्व वर्षों के वर्षा की मात्रा को अध्ययन से संभावित वर्षा का पूर्वानुमान लगाना चाहिए एवं प्रभावित क्षेत्रों में चेतावनी का प्रचार प्रसार की प्रणाली विकसित किया जाना चाहिए। जल की तीव्रता रोकने एवं जल को भूमिगत करने के लिए वृक्षारोपण करना चाहिए। वन मृदा अपरदन को रोकती है, जिससे नदियों के मार्ग में अवसाद जमा नहीं होते। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में घुमावदार नदियों के मार्ग को कृत्रिम तरीके से सीधा करना चाहिए। बाढ़ग्रस्त नदियों के जल का विभाजन करना चाहिए, अर्थात नदियों के जल को बांधों एवं नहरों के माध्यम से बांट देना चाहिए ताकि नदी में जल की मात्रा कम हो सके। कमजोर प्राकृतिक तटबंधों में टिकाऊ एवं मजबूत तटरोधक दीवारों का निर्माण करना चाहिए। नालों एवं नदियों के किनारे आवासीय मकानों एवं अन्य कार्यों में कमी लाना चाहिए। अगला प्रकोप देखते हैं, सूखा प्राकृतिक जनित प्रकोप है। जब वर्षा सामान्य का 75% ही हो तो सूखा की संज्ञा देते हैं तथा सामान्य का 50% से भी कम वर्षा हो तो प्रचंड सूखा कहते हैं। प्रभाव: सूखा अर्थात जल की कमी का प्रभाव प्रत्येक जीव जंतु एवं वनस्पति पर पड़ता है। जल की कमी से फसलों के उत्पादन में कमी होती है। प्रचंड सूखा की स्थिति में तो बीज की लागत भी कृषकों को प्राप्त नहीं हो पाती, जिससे खाद्यान्न की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्यों को कई किलोमीटर दूरी से पेयजल की व्यवस्था करनी पड़ती है। भारत जैसे देश में अधिकांश पशु तालाबों, बांधों एवं गड्ढों में भरे जल पर निर्भर होते हैं। सूखा की स्थिति में ये सभी जल स्रोत सूख जाते हैं या इनमें बचा हुआ जल प्रदूषित हो जाता है, जिसके उपयोग से पशुओं की स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पशु कमज़ोर हो जाता है एवं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सूखा से पेयजल के साथ साथ उद्योगों की आवश्यक जल की आपूर्ति भी प्रभावित होता है। वितरण: भारत में सूखा प्रभावित क्षेत्र राजस्थान के रेगिस्तान प्रदेश, पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश तथा बिखरे रूप में तिरुनेलवेली एवं कोयम्बटूर तमिलनाडु, पलामू झारखंड, पुरुलिया पश्चिम बंगाल तथा कालाहांडी उड़ीसा है। इन क्षेत्रों में वर्षा की अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। भारत में सभी क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता एवं अनिश्चितता बनी रहती है, विशेषकर मध्यवर्ती भागों में स्थित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़, झारखंड, दक्षिण बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इनमें शामिल है। उपाय: पूर्व वर्षों में हुए वर्षा की मात्रा एवं उपग्रह की सहायता से वर्षा का पूर्वानुमान लगाने से सूखा प्रभावित क्षेत्रों का पता लगा लेना चाहिए तथा प्रभावित क्षेत्रों में चेतावनी का प्रसार किया जाना चाहिए ताकि सूखा से होने वाला प्रभाव से बचने की तैयारी किया जा सके। इनमें खाद्य पदार्थों का भंडारण एवं वर्षा की मात्रा का अनुकूल फसलों की तैयारी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा उपलब्ध जल का योजनापूर्वक उपयोग किया जाना जरूरी होता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। वृक्ष हवा में नमी बनाए रखने में सहयोग करता है। सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल का भंडारण के लिए बांधों एवं जलाशयों का निर्माण किया जाना चाहिए तथा फसलों तक जल पहुंचाने के लिए नहरों का निर्माण किया जाना चाहिए। प्रभावित क्षेत्रों में शुष्क कृषि को बढ़ावा देना चाहिए। जल संरक्षण के उपाय किया जाना चाहिए जिससे वर्षा का जल नदी नालों में बहकर क्षेत्र से बाहर जाने के बजाय धरातली भागों में प्रवेश कर भूमिगत जल में वृद्धि हो सके, जिसकी आवश्यकता होने से नलकूप या कुओं के माध्यम से उपयोग किया जा सके। सूखा प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य प्रारंभ किया जाना चाहिए जिसमें मुख्य रूप से फसलों के नुकसान के लिए आर्थिक सहायता एवं मुफ्त खाद्यान्न पदार्थों का वितरण करना चाहिए। अगला प्रकोप देखते हैं शीतलहर। शीतलहर शीतकाल में उत्तर भारत से दक्षिण की ओर चलती है। यह सूर्य के किरणों के दक्षिणायन होने से उत्तर भारत में तापमान हो जाता है तथा हिमालय के उत्तरी भाग से ठंडी वायु दक्षिण की ओर चलती है जिससे उत्तर भारत में ठंड बढ़ जाती है। यह वायु कश्मीर से प्रारंभ होकर मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग तक लहर के रूप में चलती है। इस लहर के कारण किसी स्थान पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो जाता है। इस ठंड से सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है। इससे बचने के लिए शीतकाल में दिन के समय ही घर से बाहर निकलना चाहिए। गर्म कपड़े पहनने के लिए हमेशा साथ रखना चाहिए। बच्चे एवं बुजुर्ग व्यक्ति को हमेशा ठंड से बचना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग ताप लहर। इसी प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भारत के मध्यवर्ती क्षेत्रों में राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्रों में ताप लहर चलती है जो मई जून में सूर्य के किरणों का कर्क रेखा में सीधे चमकने से उत्पन्न होता है। दिन बड़ा होने से इन महीनों में तापमान सर्वाधिक होता है। इस ताप लहर को लू की संज्ञा भी दी जाती है। इससे प्रभावित होने से शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। इससे बचने के लिए ग्रीष्मकाल में दिन के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए तथा नियमित अंतराल में ठंडे पेयजल का सेवन करते रहना चाहिए। इस प्रकार प्रमुख पर्यावरणीय प्रकोप का जो प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होता है उसका हम लोग संक्षिप्त रूप में अध्ययन किए हैं। धन्यवाद।